बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए सेकेंड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं प्रॉपर में पिछले 3-4 वर्षों के पेपरों को एनालाइज किया, उसी के आधार पर हमारी क्लास इसीलिए लेट आती है क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई क्लास में कराता हूँ। आज की क्लास में जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, रिटन का एग्जाम होगा। पेपर की हम बात कर ले तो पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में और 75 नंबर का आपका जो है पेपर आयोजित कराया जाएगा। अब यहाँ से पेपर का आपको टाइटल देखना कि पेपर का आपका नेम क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड जो है स्टेटिक्स। आपका जो है पेपर का आपका क्या रहेगा, टाइटल रहेगा। तो पेपर के यहाँ से नेम आपको देख लेना है। यदि सेम पेपर आपके विश्वविद्यालय में लगता है तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को यदि आप रट लेते हो, तैयार कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 90 से 95 पेपर आपका जो है इन्हीं क्वेश्चनों से आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर आज हम चर्चा करेंगे। इसके बहुत ही सरल तरीके से आंसर को भी समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 10 ही पूछे जाते हैं, जैसे कि वीर बहादुर से पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उसमें भी 10 ही आते हैं। महाराजा सोहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में, उसमें भी 10 ही आते हैं। सीसी उसी में केवल आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और एमजी केपी में भी केवल 5 ही आते हैं। और सभी विश्वविद्यालय में आपके जो है 10 ही क्वेश्चन आपके सेक्शन में आपके पूछे जाते हैं, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मापन क्या है, मापन की विधियाँ। एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि रिसर्च जो है मेथड क्या है, जिसको हम शोध विधियाँ कहते हैं, तो शोध की विधियाँ कौन कौन सी हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जर्वेशनल जो मेथड क्या है, जिसको हम अवलोकन विधि कहते हैं, तो ये विधि क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा हम इसको जो है आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो मापन की जब भी बात आती है मेजरमेंट, तो मापन क्या होता है आपको ऐसे पता चल रहा होगा। किसी चीज़ की जो है आप जब माप करते हैं, जिससे उसको जो है एक अंक प्रदर्शित करते हैं। मान लो कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ पानी ले लो या फिर दूध ले लो, तो मान लो जो है 1 लीटर दूध है या फिर जो है 2 लीटर दूध है, तो कितने लीटर दूध है, तो उसको जब आप मापन करोगे लीटर के माध्यम से, तभी तो आप उसको बता पाओगे। तो मेजरमेंट यही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि हर एक चीज़ की क्वांटिटी, जैसे कि केला होता तो जो है 1 दर्जन में 6 जो है 12 केला होते हैं, इसमें यानी जो है आधे जो 6 होते हैं, हाफ आपका जो है दर्जन कहलाता है। तो एक क्वांटिटी होती है हर एक चीज़ की मात्रा को जो है प्रदर्शित करने के लिए, तो इसी को हम जो है मापन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है, किसी चीज़ की मात्रा, उसका आयाम या जो है सीमा का पता लगाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मापन। और मापन जो होता है तुलना करने की एक विधि है, और इसमें जो है किसी जो भौतिक राशि की मात्रा की जो है तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से जो है की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को जो है हम उस राशि का जो है मात्रा कहते हैं। मतलब जो है आप जो चीज़ जिसके लिए बनी हुई है मात्रा है, उसकी मापन के लिए आप उसी चीज़ का जो है यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं, जैसे कि दूध है तो दूध को जो है लीटर में उसकी क्वांटिटी देखी जाती है, तो आप ऐसा थोड़ा नहीं कि आप इसको जो है दर्जन में देखोगे। तो जो जिसके लिए क्वांटिटी निर्धारित है, जो जिसका मात्रक है, तो उसी में इसका जो है आप क्या कर सकते हो, मापन कर सकते हो, मेजरमेंट उसका आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर यहाँ से एक और भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि मापन जो है ये किसी भौतिक राशि का जो है परमाणु संख्या में व्यक्त करना, यानी कोई भौतिक राशि है, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको एक पूर्णांक संख्या में उसको जो है प्रदर्शित करना। जैसे कि कोई पेड़ दिया हुआ, उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो उसको हर एक मात्रा उसकी अलग अलग होती है क्वांटिटी की मापने की। तो यही चीज़ होती है, जैसे कि जो है किसी पेड़ की ऊंचाई जो है कितने मीटर है, 10 मीटर की 20 मीटर है, तो उसकी जब आप मापन करोगे तो आपको उस पर आप जो है आप स्पष्ट कह पाओगे कि हाँ ये इतना लंबा पेड़ है, अब ये इतनी चीज़ उसकी मात्रा है। इसी को हम मापन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि शोध विधियाँ क्या है, जिसको हम रिसर्च जो है मेथड्स कहते हैं। तो शोध विधियों की हम बात करें तो इसमें क्या है, डेटा को जो है एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की जो है एक विशिष्ट प्रक्रिया है। शोध विधियाँ क्या है, इसमें जो है हम डेटा को जो है एकत्र करते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं
और जो शोध प्रश्नों के उत्तर देने और जो परिकल्पना का परीक्षण करने में जो है ये मदद करती है। मतलब जो है किसी जो चीज़ का आप डेटा जो एकत्र करते हो, बात को उसका आप विश्लेषण करते हो, तो मतलब जितने भी उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा है तो उसके उत्तर आपको ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। उसी में उसको जो है सारे उसमें प्रश्नों का आंसर मिल जाता है और उसकी परिकल्पना का परीक्षण करने में भी जो है काफ़ी ये मदद करती है। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। फिर यहाँ से शोध की जो है विधियों के प्रकार यहाँ से दिए हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम में, जो है इसकी विधियाँ भी पिछले साल पूछे थे। तो इसकी बहुत सारी विधियाँ होती, जैसे कि एक होती है मात्रात्मक शोध। तो इसमें जो है क्वांटिटेटिव, जिसको हम रिसर्च कहते हैं, तो इसमें जो है संख्यात्मक जो डेटा एकत्र इसमें करता है और सांख्यिकी विश्लेषण के जो है माध्यम से जो है एक निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी को जो है मात्रात्मक जो है शोध कहते हैं। फिर इसकी दूसरी विधि है गुणात्मक विधि, जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसमें जो है अनुभव और विचार और जो है उसके अर्थों को समझने के लिए जो डेटा एकत्र किया जाता है, इसी को हम गुणात्मक शोध कहते हैं। फिर आपका है मिश्रित शोध, जिसमें जो है मात्रात्मक गुण और गुणात्मक ये दोनों जो है विधियों का उपयोग किया जाता है। इसी को हम मिक्स जो है कह सकते हो रिसर्च कहते हैं। तो इनके जो है प्रकार हैं यानी विधियों के। फिर इसकी है विवरणात्मक जो है शोध है, जिसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो किसी विषय की विशेषताओं का जो है वर्णन करना, ये विवरणात्मक जो है शोध कहलाता है। फिर आपका विश्लेषणात्मक जो है शोध क्या होता है, इसको एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। तो ये जो है पहले से जानकारी का जो है उपलब्ध जो जानकारी है उसका जो है विश्लेषण करना, यही आपका विश्लेषण मतलब आपका जो है शोध कहलाता है। फिर इसमें अगला है आपका प्रयोगात्मक शोध, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। जिसमें जो है चरों के बीच जो है जो कारक है उसके और जो उसके प्रभाव है इसके बीच जो है संबंध स्थापित करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसकी विधि आपको जो है एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अवलोकन विधि किसे कहते हैं। अवलोकन विधि को जो हम प्रेक्षण विधि भी जो है कहते हैं। तो ये क्या होती है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेक्षण विधि किसे कहते हैं या फिर अवलोकन विधि पूछेगा। तो क्वेश्चन दो में से चाहे कोई पूछे, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ये बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछे उत्तर सेम टू सेम आपको लिख के आना है दोनों में। तो प्रेक्षण विधि क्या है, अवलोकन विधि क्या है, तो ये जो है डेटा एकत्र करने के लिए व्यवहार और घटनाओं या फिर जो है घटनाओं का जो व्यवस्थित जो रूप होता है उसका अवलोकन और जो है दस्तावेजीकरण करना, इसी को हम अवलोकन विधि कहते हैं। तो अवलोकन विधि का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में अवलोकन तभी कर सकते हो जब जो है उसके बारे में आपको उसका आप पहले जो है जानकारी एकत्र करोगे, उसके व्यवहार क्या है, उसकी घटनाएं क्या है जीवन में घटित हुई हैं, और जो है उसके जो दस्तावेज होंगे जब तैयार करोगे उसी के माध्यम से जो है आप अवलोकन करके इस विधि के माध्यम से जो है इसके बारे में आप जानकारी जुटा पाओगे। इसी को हम अवलोकन विधि कहते हैं। और जो सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य जो है क्षेत्रों में उपयोगी है और यह जो है बिना किसी हस्तक्षेप के वास्तविक दुनिया में घटनाओं को जो है समझने का एक तरीका है। और अवलोकन विधियों के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि सहभागी अवलोकन, जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये जो है शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे हैं और समूह में जो है सक्रिय रूप से जो भाग लेते हैं, इसी को हम सहभागी अवलोकन कहते हैं। और एक होता है गैर जो है सहभागी अवलोकन, जिसमें जो है भाग नहीं लेते हैं, यानी शोधकर्ता जो होते हैं, अध्ययनकर्ता जो किए जा रहे हैं, तो उसमें समूह में जो है भाग नहीं लेते हैं बल्कि ये दूर से ही अवलोकन करते हैं, इसी को हम गैर सहभागी अवलोकन कहते हैं। एक होता है संरचित जो है अवलोकन। तो स्ट्रक्चर्ड आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इसमें जो है शोधकर्ता पहले से ही जो है परिभाषित व्यवहारों और घटनाओं को देखने के लिए जो है एक योजना का उपयोग करता है, इसको हम संरचित जो है अवलोकन कहते हैं। फिर इसमें है एक जो है असंरचित जो है अवलोकन। तो इसमें शोधकर्ता जो है किसी भी योजना के जो है बिना घटनाओं का अवलोकन करता है, जो है कोई उसके बाद तथ्य नहीं है, उसके पास कोई भी घटनाएं नहीं है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी उसका अवलोकन करता है, तो इसको हम असंचारित जो है अवलोकन कहते हैं। फिर इसमें अगला आपका है जो है अवलोकन प्रच्छन्न अवलोकन और खुला अवलोकन। तो ये सभी इसके क्या है प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मध्यमान किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कोरिलेशन क्या है, जिसको हम सहसंबंध कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और विश्वसनीयता क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है परिवर्त क्या है, जिसको हम चर कहते हैं। तो परिवर्त यदि पूछेगा एग्जाम में या चर पूछेगा, तो दोनों की डिफरेंस आपको सेम लिखना है। तो ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। तो कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई भी जो प्रयोग किया जाता है, तो उसको संपन्न कराने के लिए एक उपकल्पना का जो है सहारा लिया जाता है। एक होता है कल्पना, एक होता है उपकल्पना।
तो किसी भी जो प्रयोग होता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसको संपन्न कराने के लिए उपकल्पना का जो है सहारा लिया जाता है और उपकल्पना को जो है तथ्यों के द्वारा बनाया जाता है। और ये तथ्य जो ही जो है परिवर्तन का या जो है ये चर कहलाते हैं, मतलब जो तथ्य बनाए जाते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं परिवर्त कहते हैं या फिर जो है चर कहते हैं। यानी किसी एक्सपेरिमेंट को जो है पूर्ण करने के लिए एक उप जो है परिकल्पना की आवश्यकता होती है और उपकल्पना के जो तथ्य होते हैं जिसके माध्यम से उस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया जाता है, तो ये जो तथ्य होते हैं उपकल्पना के, इन्हीं तथ्यों को जो है हम परिवर्त कहते हैं या फिर जो है चर कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और चर की जो है विशेषता यह है कि उसमें जो है समस्यागत जो है परिस्थितियों से जो है पृथक किया जा सकता है और प्रयोग विधि से जो है समस्या का प्रत्येक अंक जो है चर के रूप में जो है प्रकट होता है। तो इसकी क्या है विशेषता है। पोस्टमैन ने इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया है परिवर्तनीय चर की, कि चर जो है वह लक्ष्य गुण है जिसके अनेक प्रकार मूल्य होते हैं। फिर यहाँ से एडवर्ड ने इसकी परिभाषा दिया है कि चर से हमारा अभिप्राय किसी भी जो है वस्तु से है जिसका जो है हम निरीक्षण करते हैं, इसका वर्गीकरण भी जो है किया जा सकता है, इसी को हम जो है चर कहते हैं। फिर आपके डी अमीटो ने इसकी परिभाषा दिया है, किसी घटना का जो है मापक योग्य गुण जो है चर कहलाता। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। यानी किसी एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए एक उपकल्पना की जो आवश्यकता होती है और जो उपकल्पना के जो तथ्य होते हैं, ठीक है, जो इसके एलिमेंट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसी को हम परिवर्त या फिर जो है चर कहते हैं। इतनी परिभाषा जो मैंने पहले आपको बताया वो ज़्यादा अच्छी, वही आपको लिखना है। आप चरों के प्रकार भी पिछले साल एग्जाम में पूछा था, तो इसके यहाँ से प्रकार भी आप देख लो। इसका पहला जो प्रकार दिया हुआ है कि जो है फ्री आपके वेरिएबल, जिसको हम स्वतंत्र जो है चर कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो स्वतंत्र जो है चर जो है वह तथ्य है जिसे जो है प्रयोगकर्ता निरीक्षण की गई घटनाओं और तथ्यों के मध्य जो है ज्ञात करने के लिए जो है घटाता बढ़ाता है, इसी को जो हम फ्री वेरिएबल कहते हैं। फिर इसमें आपका आश्रित आपका चर है। आश्रित चर जो है प्रयोगात्मक स्थिति पर जो है आश्रित होता है। आश्रित का मतलब होता है निर्भर रहता है और इस पर जो है परिस्थिति का जो है प्रभाव पड़ता है, इसी को हम आश्रित जो है चर कहते हैं। फिर आपका मध्यवर्ती आपका चर है। ये चर जो है अर्थपूर्ण होते हैं। अर्थपूर्ण का मतलब होता है अर्थ जो है पूर्णतया होते, अर्थ से पूर्ण होते हैं, यानी जिसमें जो है अर्थ रहता है। ऐसे चर जिसमें जो है अर्थ पाया जाता है और शुद्ध परिणाम ज्ञात करने के लिए जो है इनको जो है नियंत्रित रखना अति आवश्यक है, इसी को जो है मध्यवर्ती चर कहते हैं। फिर आपका जैविक चर है। जीव से जो है संबंधित जो भौतिक और जो दैहिक विशेष में जो कि उसे जो है प्रभावित करती है, इसी को हम जैविक चर कहते हैं। फिर मात्रात्मक चर होता है। फिर गुणात्मक आपका चर होता है। मात्रात्मक मतलब इसमें जो है मात्रा की विषयकता पाई जाती है और इसमें जो है गुणात्मक का बोध कराते हैं। तो ये भी इसके जो है प्रकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मध्यमान का अर्थ आपको बताना है कि मध्यमान किसे कहते हैं। मध्यमान किसे कहते हैं, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो मध्यमान को कभी कभी जो है अंकगणितीय माध्य भी जो है कहा जाता है। जब किसी एक समूह के आंकड़ों या जो है प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की संख्या n से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार जो है जो राशि प्राप्त होती है, तो उस राशि को जो है समूह के आंकड़ों का जो है मध्यमान कहा जाता है। मध्यमान होता क्या है, मध्यमान m होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, एक अंकिक वाला पूछ ले, एक मैथ्स वाला क्वेश्चन पूछ ले। तो इसमें जो है कुछ आपके अंक आपको दे देगा, ठीक है, जैसे कि दे देगा कि पदों आपके एक अंक दे देगा, इस तरह से आपको 1 2, इस तरह से 3 4 और 5 इस तरह से दे देगा और कहेगा आपसे कि जो है इसका मध्यमान आप निकालिए। तो इन सभी को आपको जोड़ लेना है। इनकी संख्या कितनी, कहोगे 5 है, तो इस तरह से आपको जो इनको जोड़ लेना है सभी को। और इसकी जो संख्या नहीं, पदों का योग कितना है और पदों की संख्या कितनी है, पदों का योग और पदों की संख्या, ठीक है। तो इससे आपको जो है भाग कर देना है पदों की संख्या से। तो सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6 आपका ये हो जाएगा, 6 4 आपका जो है कितना हो जाएगा, कहोगे 10, 6 4 10 पद 15 हो जाएगा। पदों का पद कितने हैं, कहोगे 5 हैं, तो इससे जब काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका मध्यमान आपका निकल आया, ठीक है। मध्यमान क्या है, 3 है। तो इस तरह से जो है मध्यमान आपका निकल आता है। बीच में आपकी संख्या कौन सी है, 3 है। तो इस तरह से भी आप जो है बता सकते हैं, लेकिन बिना इसका आप जो है लगाए अब ऐसे जो है कोई स्पष्ट आप आंसर इसका नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इसका सूत्र है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको निकालने का सूत्र, ये भी सूत्र आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा,
फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि सहसंबंध किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। तो सहसंबंध किसे कहते हैं, जब जो है दो या दो से अधिक वेरिएबल यानी जो आपके चर होते हैं, जब दो या दो से अधिक चर के बीच जो है संबंध जो है या फिर जो है सह अस्तित्व की डिग्री को दर्शाता है, और जहां एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन के साथ जो है कितना जुड़ा हुआ है, इसी को हम जो है सहसंबंध के मतलब जो है कोई आपके दो वेरिएबल, कोई जो है दो आपके चर हैं, दो है या फिर दो से अधिक भी चर हो सकते हैं। तो मान लो एक आप चर में कोई परिवर्तन कर रहे हो तो दूसरे चर में कितना परिवर्तन हुआ है, इसी ये संबंध को दर्शाता है, इसी को हम सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। सहसंबंध के बारे में और भी यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि सहसंबंध का अर्थ है कि दो चरों के बीच एक संबंध है, लेकिन यह जो है जरूरी नहीं है कि एक दूसरे का कारण जो है बने। ठीक है, तो इसी को हम जो है सहसंबंध कहते हैं। चलेगा, यहाँ से कुछ इसके जो है जैसे कि सहसंबंध जो है गुणक, जिसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सहसंबंध की ताकत और जो है दिशा को व्यक्त करने के लिए सहसंबंध गुणक का जो उपयोग किया जाता है, और जिसे जो है हम आर से जो है दर्शाया जाता है। और सहसंबंध के प्रकार एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि एक पॉजिटिव आपका कोरिलेशन होता है जिसको हम जो है धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है शून्य सहसंबंध। तो धनात्मक कौन सा होता है, एक जो है चर में वृद्धि के साथ जो है दूसरे चर में भी जो है वृद्धि होता है, मतलब एक जो वेरिएबल आपका कोई है तो इसमें कोई आप वृद्धि कर रहे हो तो इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो इसमें इसको हम कहते हैं धनात्मक चर कहते हैं। और ऋणात्मक चर क्या होता है, मान लो एक में आपने जो है वृद्धि की और दूसरे में जो है क्या हुआ, एक में आपने वृद्धि कर दिया है, इसमें प्लस जोड़ दिया है, और दूसरे में कोई कमी आ गई, इसमें जो है कोई दूसरे में कोई कमी आ गई, माइनस हो गया कोई चीज़, तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक जो है चर कहते हैं। मतलब एक में यदि आप वृद्धि करो तो दूसरे में भी जो वृद्धि हो जाए उसको धनात्मक कहेंगे, यदि दूसरे में कमी आ रही है तो उसको हम ऋणात्मक कहेंगे। फिर शून्य सहसंबंध क्या है, यानी चरों के बीच जो है कोई जो है संबंध नहीं होता, मतलब जो है किसी में कोई वृद्धि नहीं करना है, सामान्य रहे, इसको जो है शून्य हम सहसंबंध कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि विश्वसनीयता क्या है, मनोविज्ञान में क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता से जो है तात्पर्य माप उपकरण या फिर जो है शोध निष्कर्षों की संगति या जो है स्थायित्व से है, जिसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में जो है समान जो है परिणाम देता है। मतलब जो है आप कोई जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए जो आप उपकरण जो यूज कर रहे हो तो वे जो उपकरण हैं एक संगतपूर्ण हो, एक अच्छा निष्कर्ष देते हो, जिसको कह सकते हो जिस पर आप विश्वास कर सके, जो विश्वसनीय हो, नहीं अच्छा रिजल्ट जो देते हो और जिस पर विश्वास किया जा सके और जिसमें शुद्धता की एक क्वांटिटी दर्शाता हो, इसी को हम कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, जो अच्छा परिणाम देता हो, समान परिणाम देता हो। और भी इसकी परिभाषा ऐसा लिखी हुई है कि मनोविज्ञान में विश्वसनीयता से तात्पर्य उस सीमा से है जिस तक एक जो है मापन उपकरण जैसे कि परीक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन या फिर जो एक अधिक जो है प्रशासनों या जो है विभिन्न मूल्यांकनकर्ताओं के बीच सुसंगत जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं विश्वसनीयता कहते हैं। कोई आप मूल्यांकन करते हैं तो इसमें जो सुसंगत जो परिणाम उत्पन्न होता है, जो उसका रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है, उसी के अनुसार आता है, इसी को हम कहते हैं जो है सुसंगत यदि उसका रिजल्ट आएगा तो इसी को हम कहेंगे विश्वसनीयता। चलिएगा, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इसी के कुछ महत्व दिए हुए हैं कि विश्वसनीयता के महत्व की बात करें यदि हम, तो इसका उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष जो है विश्वसनीय और जो है दोहराया जाने योग्य है, और जिससे जो है शोधकर्ताओं जो है चिकित्सक को जो है सार्थक निष्कर्ष निकालने में जो है मदद मिलती है। मतलब इनका ये है, इसका महत्व इसलिए महत्वपूर्ण, मान लो कोई चीज़ को आपने तौला, कोई चीज़ 10 किलो है, आपने इसको जो है क्वांटिटी उसकी जो है आपने वजन किया, उसको फिर आपने जो तौला, मतलब उसको बेर बेर तौलने पर उसकी क्वांटिटी सेम ही आए, इसी जिस भी चीज़ से आप इसका जो है मापन कर रहे हो फिर उसको आप नाप तौल कर रहे हो तो वो डिफरेंट जो है उसके रिजल्ट ना बताए बल्कि एक ही रिजल्ट बताए, इस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, इसी को हम विश्वसनीयता कहते हैं। अब विश्वसनीयता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि जो है परीक्षण, पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, मतलब जब परीक्षण आप जब करते हो, ठीक है, तो टेस्ट आप करते हैं तो एक बार आपने कोई चीज़ मापा तो दोबारा फिर मापा तो वही चीज़ आए, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आए, तो ये जो है पुनः परीक्षण विश्वसनीयता भी इसका प्रकार रहेगा। आंतरिक क्षेत्र है और अंतर जो है रेटेड विश्वसनीयता, ये सभी क्या है इसके टाइप्स, इसके प्रकार है।
तो कई वर्ग परीक्षण क्या है? तो कई वर्ग परीक्षण जो है एक सांख्यिकी जो है परीक्षण है, जिसका उपयोग जो है दो या दो से अधिक जो है समूहों के बीच जो है संबंध या स्वतंत्रता की जांच करने के लिए जो है किया जाता है, और खासकर जब जब डेटा जो है श्रेणीबद्ध हो, इसी को हम कहते हैं कई वर्ग परीक्षण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, यही आपको लिखना है। और भी इसकी परिभाषा नीचे लिखी हुई है कि जो है कई वर्ग परीक्षण एक सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण है, जो यह जो है निर्धारित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है कि क्या दो या दो से अधिक जो है समूहों के बीच जो है कोई संबंध है, और यह वे जो है स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो इसी को हम जो है कई वर्ग परीक्षण कहते हैं। इसका उपयोग की हम बात करें तो स्वतंत्रता का जो है परीक्षण, तो यह जो है देखने के लिए कि जो है दो श्रेणीबद्ध चर या फिर जो एक दूसरे के स्वतंत्र हैं या नहीं, और फिट की अच्छाई मतलब जो है एक जो है गुडनेस आप जो है फिट या जो है देखने के लिए जो है क्या डेटा एक किसी विशिष्ट वितरण जैसे कि समान वितरण के अनुरूप है या फिर नहीं है, तो इसके उपयोग है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटेलिजेंट आपका टेस्ट है जिसको हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इस क्वेश्चन की भी 100% की गारंटी है। फिर आपका परिकल्पना क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कि बुद्धि परीक्षण क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि परीक्षण जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, मान लो कोई जो है 5 लोग हैं, 1 2 3 और 4, और 5 आपके मान लो 5 लोग हैं, तो अब उसका बुद्धि परीक्षण कीजिए कि कौन सा बालक कितना तेज है। तो आपने क्लास में भी देखा होगा कि सभी बालक की जो बुद्धि क्षमता होती है तो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। कुछ बालक तेज रहता है, कुछ मंद होता है बुद्धि का, कुछ एवरेज रहता है, सामान्य रहता है, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान रहता है। तो इस तरह से जो बुद्धि का मापन करते हैं, ठीक है, इस परीक्षण के माध्यम से हम जो है उनके बारे में जानकारी एकत्र कर पाते हैं कि कोई स्टूडेंट या फिर कोई जो है व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसी को हम जो है बुद्धि का परीक्षण कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखी भी हुई है कि किसी व्यक्ति की जो है बौद्धिक क्षमताओं का, बौद्धिक क्षमता मतलब उसकी बुद्धि की क्षमताओं का आकलन करने के लिए जो है किया गया एक टेस्ट जो होता है, उसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और यह परीक्षण जो है किसी व्यक्ति के जो है सीखने, समस्या को हल करने या जो है नई परिस्थितियों से जो है निपटने की क्षमता का जो है पता लगाता है। और बुद्धि परीक्षण के जरिए किसी जो है व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार और जीवन की संभावनाओं का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो परीक्षण होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लो कोई जो है व्यक्ति के सीखने यानी कोई चीज़ सीखने के लिए उसके जो है व्यक्ति कैसा बताता है, और जो है और समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति कैसे से जो है सुझाव देता है। तो सभी व्यक्ति अलग अलग सुझाव देंगे व्यक्ति को। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा अच्छे से सलाह देगा, जो मंद बुद्धि का होगा तो दूसरी तरह सलाह देगा। तो ये सभी जो एक कह सकते हो स्थितियाँ जो बनती हैं जिससे व्यक्ति का आकलन होता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यानी बौद्धिक क्षमताओं का, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमताओं का मापन करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए किया गया जो टेस्ट होता है, इसी को हम कहते हैं बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, चलेगा। बुद्धि परीक्षण के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि जो है बिनेट जो है साइमन टेस्ट, ये बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार है। स्टैनफोर्ड, ये सारे क्या है, इसके जो प्रकार हैं। तो इसके प्रकार देख लीजिएगा। अब यहाँ से कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि बुद्धि परीक्षण जो कि इसको हम IQ कहते हैं। तो एक बच्चे की समस्या को जो है तर्क करने और जो है हल करने की क्षमता का ये मापन है। और IQ यानी जो है IQ का जो फार्मूला होता है, ये जो है मानसिक आयु अपान कालानुक्रमिक जो है आयु इंटू जो है यानी गुणे आपका 100, इसका जो है फार्मूला होता है। 140 से ज़्यादा अंक वाले जो है व्यक्ति को जीनियस या जो है निकट जीनियस कहा जाता है। 140 जिसकी बुद्धि लब्ध होती है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। 120 से 40 तक लाने वाले जो है बहुत अच्छी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और 110 से 119 अंक पाने वाले व्यक्ति जो है श्रेष्ठ बुद्धि के धनी होते हैं। और 90 से जो है 101 अंक वाले जो है औसत बुद्धि के होते हैं। और 90 से नीचे वाले जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं। तो इसका जो है स्केल था। और बुद्धि परीक्षणों का इस्तेमाल जो है भर्ती में भी जो है किया जाता है, जिससे जो उम्मीदवारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है परिकल्पना किसे कहते हैं। परिकल्पना जो होता है किसी घटना या जो है समस्या के बारे में एक सुझाव या तर्कपूर्ण पूर्वानुमान, यानी जो है पहले से अनुमान लगा लेना, उसकी एक परिकल्पना करना, एक भविष्यवाणी करना जिसको आप कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं परिकल्पना कहते हैं। इसको इंग्लिश में जो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है
किसी व्यक्ति के बारे में आप कह दो, उसको जो है बिना उसके बारे में जानकारी इकट्ठा ना करो, देखो दूर से हाँ ये व्यक्ति इतना बुद्धिमान होगा, आप पहले ही डिसाइड कर लो, बिना उससे कोई बातचीत किए, बिना उसके बारे में जानकारी कोई जुटाए, आप पहले निर्णय ले लो, एक कल्पना कर दो कि व्यक्ति कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, धनी है गरीब है कि कैसा व्यक्ति है, उसको देख के अभाव को आप जो करते हैं, एक जो भविष्यवाणी करते हैं, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और भी इसकी परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ से। परिकल्पना जो है किसी समस्या का जो है प्रस्तावित उत्तर या जो है किसी घटना की व्याख्या करने वाला सुझाव होता है। इसके प्रकारों की हम बात करें तो इसके प्रकार भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, इसके जो है क्या है प्रकार है। फिर इसके उपयोग की हम बात करें तो शोध की जो है दिशा तय करने और जांच के नतीजे की जो है भविष्यवाणी करने और समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। परीक्षण जो है प्रयोग या जो है अवलोकन के जरिए इसके वैधता की जो है जांच की जाती है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर यहाँ से इसकी परिभाषा दी हुई है। परिकल्पना किसी घटना के लिए जो है प्रस्तावित स्पष्टीकरण जो है भविष्यवाणी करना, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, यानी किसी घटना के बारे में जो प्रस्तावित कोई घटना है उसके बारे में जो है भविष्यवाणी करना कि इसमें क्या हुआ होगा, बिना कोई तथ्य की जानकारी प्राप्त किए बिना ऐसे ही भविष्यवाणी करना कि इसमें ये हुआ होगा, चोर ऐसे आया होगा, ऐसे जो है चोरी करके इस तरह से उधर भागा है, इस तरफ गया है। तो यानी भविष्यवाणी करना बिना किसी जो है तथ्य के, ऐसे ही उसके बारे में जो है एक भविष्यवाणी करना कि ऐसे ऐसे यहाँ घटनाएं घटित हुई हैं, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। और यह जो है शोधकर्ताओं के द्वारा अध्ययन के परिणाम के बारे में जो है की जाने वाली भविष्यवाणी होती है। परिकल्पना को जो है परीक्षण योग्य जो है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके प्रश्नों की बात करें, इसमें आपके टोटल आपके मेरे हिसाब से 7 प्रश्न आते हैं, इसमें सर आपको केवल 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ता है। 2 प्रश्न इसमें आपके स्टार्ट आएंगे, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन पेपर से सेक्शन बी, सेक्शन सी पूर्णतया क्लियर हो जाएगा, सेक्शन ए भी आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन, अभी मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अलग से पूछ ले, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इसी से फंसेगा। हमारी क्लास इसीलिए लेट आती है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि सर आप बहुत ही धीमी गति से आप क्लासें कराते हो। क्लासें इसीलिए हमारी धीम आती हैं क्योंकि मैं कोई भी क्लास ऐसे ही नहीं कराता हूँ कि मैंने सीरीज का फ़ोटो खींचा सीधे आपको पढ़ा दिया कि ये आ जाएगा, बिना उस पर कोई विशेष रिसर्च किए मैं ऐसे क्लास कोई भी नहीं कराता हूँ। प्रॉपर मैं रिसर्च करता हूँ। पिछले 3 या फिर पिछले जितने भी साल के पेपर हुए हैं सभी विश्वविद्यालय के पेपर एनालाइज करता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के तथ्यों के आधार पर जो है मैं क्लास कराता हूँ, इसीलिए क्लास हमारी थोड़ी सी लेट आती है। चलेगा, सेक्शन बी के हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, मनोवैज्ञानिक मापन से आप क्या समझते हैं, और मापन के जो प्रकारों का भी आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मनोवैज्ञानिक मापन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मनोवैज्ञानिक मापन जिससे जो है अक्सर हम जो है साइकोमेट्रिक्स के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है, और व्यक्तियों को उनकी जो है मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्याएं प्रदान करने की प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम वैज्ञानिक मापन कहते हैं। और इसमें जो है मानसिक क्षमताएं और उसकी विशेषताएं, जैसे कि जो बुद्धिमत्ता में जो है व्यक्तिगत अंतर को मापने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला एक वैज्ञानिक तरीका भी इसमें शामिल है। और वैज्ञानिक मापन व्यवहार होता है और मानसिक जो प्रक्रियाओं के जो मात्रात्मक जो विवरण की अनुमति देता है, और जो स्वयं के बारे में सूचित जो है निर्णय लेने हेतु सहायता करता है, इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल जो है मापन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि मनोविज्ञान के अध्ययन में जो अवलोकन विधि का वर्णन करना है। अवलोकन विधि मैंने आपको पहले ही करा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम देख लेंगे। फिर आपका है एक उत्तम जो है परिकल्पना की जो है विशेषता क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो मनोविज्ञान में अवलोकन विधि क्या है, तो एक प्रकार की जो है एक ऐसी विधि है जिसमें जो है शोधकर्ता जो होता है, रिसर्चर जो होता है, और किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का एक व्यवस्थित और जो है एक वस्तुनिष्ठ रूप से जो है अवलोकन करता है, बिना किसी हस्तक्षेप या जो है हेर फेर के। इसी को हम जो है अवलोकन विधि कहते हैं। चलेगा, फिर परिकल्पना दिया हुआ है। एक अच्छी परिकल्पना एक परीक्षण योग्य विशिष्ट और जो है स्पष्ट कथन है जो किसी जो है अवलोकन के लिए जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, जिससे प्रयोग के जो डिजाइन को या तो जो है इसका समर्थन या जो है खंडन करने की अनुमति मिलती है। यह संक्षिप्त होना चाहिए और मौजूदा ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, और जो चरों के बीच जो संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एक अच्छी परिकल्पना कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि
परीक्षण योग्य और जो है विशिष्ट और जो है सटीक और स्पष्ट और जो है संक्षिप्त और मिथ्यीकरण, ये सभी इसकी क्या है विशेषताएं। फिर अगला क्वेश्चन है कि चरों को जो है वेरिएबल को नियंत्रित करने के उद्देश्य क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सैंपलिंग क्या है, जिसको हम प्रतिदर्श कहते हैं। सैंपल जो होता है ना, जिसको हम नमूना भी कह सकते हैं, सैंपलिंग को जो है नमूना भी कहते हैं। नमूना, सैंपल का मतलब क्या होता है, नमूना तो ये जिसको हम प्रतिदर्श या फिर नमूना, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसकी विशेषता क्या है, फिर सहसंबंध और इसके प्रकार, ये तो मैंने आपको करा दिया था लेकिन यहाँ सभी हम देख लेंगे। तो नमूनाकरण क्या है, जिसको हम अभी आपको कहा था सैंपलिंग, जिसको हम प्रतिवर्ष कहते हैं, प्रतिदर्श, प्रतिवर्ष नहीं प्रतिदर्श, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो नमूनाकरण में जो है पूरी आबादी की विशेषताओं का जो है अनुमान लगाने के लिए एक बड़ी आबादी से एक उप समूह यानी नमूना का जो है चयन करना शामिल है, और जिससे जो है एक कह सकते हैं कुशल डेटा संग्रह और विश्लेषण की अनुमति मिलती है, और एक अच्छा नमूना प्रतिनिधित्व होता है और पूर्वाग्रह से जो है मुक्ति होता है, और आबादी के लिए जो है निष्कर्ष के सामान्यीकरण की जो है अनुमति देता है। इसी को हम कहते हैं सैंपलिंग कहते हैं। यहाँ से भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि प्रतिचयन एक बड़ी जनसंख्या से एक उप समूह यानी नमूना का जो है चयन करने की प्रक्रिया है, जिससे संपूर्ण जनसंख्या के बारे में जानकारी एकत्र किया जा सकता है, इसी को और जो है निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मतलब जो है इसमें क्या है, मान लो सर्वे करने जो जाते हैं तो सभी व्यक्ति तो सर्वे करते नहीं, हर एक जो है गाँव में जाकर, कुछ जो है गाँव का जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट से सर्वे करते हैं, तो उसके कह सकते हो आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं संपूर्ण जो है देश के बारे में। इसी को हम जो है नमूनीकरण कहते हैं। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो यह जो है जनसंख्या का अध्ययन करने का एक जो है व्यवहारिक और जो है कुशल तरीका है, और जब समय जो है लागत और जो है संसाधन की कमी के कारण संपूर्ण समूह की जांच करना अव्यवहारिक या जो है असंभव हो। अनुप्रयोग की हम बात करें तो नमूनेकरण का उपयोग जो विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें बाजार अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण और जो है चिकित्सीय जो अनुसंधान शामिल इसमें है, ताकि डेटा जो है एकत्र किया जा सके और जो है सूचित निर्णय जो है लिए जा सके। फिर इसकी विशेषता है अच्छे जो है नमूने के, सैंपलिंग के, तो एक अच्छे नमूनों को जो है जनसंख्या की जो विशेषता को जो है सटीक रूप में प्रतिबंधित करना चाहिए, जिससे वह जो है लिया गया है। यदि जो है नमूना जनसंख्या के जो है प्रतिबिंबित जो है करता है तो परिणाम जो है सामान्यीकरण जो है नहीं हो सकते हैं। चलेगा, फिर पूर्वाग्रह से मुक्ति, तो सभी इसकी विशेषता हो जाएंगे, आपको देख लीजिएगा। सहसंबंध क्या होता है, जब दो या दो से अधिक चरों के बीच जो है संबंध या जो है अस्तित्व की डिग्री को दर्शाता है, और जहां एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन के साथ जो है कितना जुड़ा हुआ है, इसी को हम कहते हैं सहसंबंध कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही परिभाषा दे दिया था। सहसंबंध का अर्थ होता है कि दो चरों के बीच जो है एक संबंध है, लेकिन एक जो है यह जरूरी नहीं कि एक जो है एक दूसरे का कारण बने। इसके जो है सहसंबंध गुणांक, जैसे कि सभी के बारे में आपको बताया था, एक जो है सहसंबंध के प्रकार जैसे कि धनात्मक और ऋणात्मक और आपके शून्य, ये सभी मैंने आपको करा दिया था। तो धनात्मक आपका, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक मान लो कोई चर है दो, तो एक में कोई आप वृद्धि कर रहे हो तो दूसरे में भी वृद्धि होनी चाहिए, इसको जो है हम धनात्मक कहेंगे। यदि एक में आप जो है वृद्धि कर रहे हो, दूसरे में जो है घट रहा है, उसकी वृद्धि नहीं हो रही बल्कि उसमें जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऋणात्मक जो है सहसंबंध कहेंगे। शून्य का मतलब होता है कोई भी आपको उसमें कोई चीज़ बढ़ाना नहीं है, एक साधारण रहना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज पर्सनालिटी क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में 100% की गारंटी फंसेगा, और इसकी विशेषता भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मापन की विधियाँ क्या है, व्यक्तित्व को भी फंसेगा। फिर आपका दिया हुआ है, इसका आपका जो है क्या कह, इसमें जो है आपको माध्यिका आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या से इसकी जो है आपको निकाल लेना है मान। तो इसमें कितनी संख्या दी हुई है, इन सभी को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 दिया हुआ है, ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ लो और 10 से इसका जो है भाग दे दो, फिर इसका जो है माध्यमान निकल आएगा। ठीक है, m=2, यही इसका फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये आपको सोल्व कर लेना है, हम पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो व्यक्तित्व का आशय जो होता है पुरुष या फिर जो स्त्री के बाह्य आकार से लगाया जाता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, तो उसका जो बाहरी जो आवरण होता है उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। और व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, तो ये जो सब लैटिन भाषा का जो शब्द है परोसना, इससे इसकी जो उत्पत्ति हुई है, और परोसना का
जो अर्थ होता है नकाब या फिर जो है मुखौटा होता है, यानी जो शरीर पर जो आप चढ़ाते हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं नकाब या मुखौटा। और जिसे जो है मंच पर अभिनय करते समय अभिनेता अपने चेहरे पर लगाते हैं, या फिर जो है अभिव्यक्ति अपने सभी गुण या फिर जो अवगुण को अपने आप में जो है समेटे हुए हैं, इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। और भी इसकी परिभाषा यहाँ से लिखी हुई है कि अल्पोर्ट ने इसकी परिभाषा दिया कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का जो है गयात्मक संगठन है, जो व्यक्ति के जो है वातावरण के प्रति जो है अपूर्ण समायोजन को जो है निर्धारित करता है। फिर वारेन ने इसकी परिभाषा दिया है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके जो है विकास की किसी भी अवस्था से होता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तित्व मापन के लिए जो है आपको विधियाँ आपको बताना है। तो इसकी बहुत सारी विधियाँ, जैसे कि प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू हम मेथड कहते हैं, फिर आपका है प्रक्षेपी जो है तकनीक या फिर विधि, व्यवहार अवलोकन, ये सभी क्या है इसकी विधियाँ हैं। तो इसमें जो है प्रश्नावली विधि क्या है, तो इसमें जो है स्व रिपोर्ट प्रश्नावली जिसको आप कह सकते हो, तो इसमें जो है व्यक्ति के जो विचार होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती हैं, उसके जो व्यवहार होते हैं, इसके बारे में जो प्रश्न पूछकर उसका उत्तर लिया जाता है। तो इसको हम जो है कहते हैं स्व रिपोर्ट प्रश्नावली कहते हैं। और भी इसके बहुत सारे हैं प्रकार, जैसे कि जो है साक्षात्कार इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो है एक होता है संरचित जो है इंटरव्यू, दूसरा होता अनसंरचित, मतलब जो है पहले से निर्धारित प्रश्नों के साथ जो है व्यक्ति से जो बातचीत करना होता है, इसको हम जो है संरचित जो है साक्षात्कार कहते हैं। और जो है और जिसमें जो है खुले अंत वाले प्रश्न और किसी व्यक्ति के प्रतिक्रियाओं के आधार पर जो बातचीत करना होता है, उसको हम अनसंरचित जो है इंटरव्यू कहते हैं। फिर इसकी तीसरी विधि है प्रक्षेपी तकनीक या फिर प्रक्षेपी विधि। तो इसमें जो है अस्पष्ट उत्तेजना का उपयोग, यानी व्यक्ति के जो है अस्पष्ट छवियों या जो स्थितियों पर जो प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाता है, जिससे उनके जो है अचेतन विचारों और जो है भावनाओं का जो है पता चलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि शेर खा जो है शाही जो है ढब्बा परीक्षण, और जो है इस तरह से आपको जो है देख लेना। फिर आपका इसका जो है लास्ट में व्यवहार अवलोकन है। तो इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन एक है आपका व्यवहारिक जो है रेटिंग स्केल। तो प्रत्यक्ष अवलोकन में जो है मनोविज्ञान व्यक्ति के जो है व्यवहार का सीधा इसमें अवलोकन करता है। और व्यवहार रेटिंग स्केल का मतलब होता है कि व्यवहार के विशिष्ट पहलुओं को मापने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे, क्योंकि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोग क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। साइकोलॉजिकल आपका जो एक्सपेरिमेंट क्या है, और मनोवैज्ञानिक प्रयोग के विभिन्न जो कदम होते हैं इनको भी आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, इसमें है कि नॉर्मल आपका प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम में फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है इंटेलिजेंट आपका टेस्टिंग क्या है, जिसको बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। और संदिग्ध जो है मुक्त बुद्धि परीक्षण का भी आपको जो है वर्णन करना है। तो सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोग क्या है। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मतलब होता है मानव के व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग करते हैं, और जिसमें एक नियंत्रित वातावरण में स्वतंत्र चर को बदलकर आश्रित चर पर जो है प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम मनोवैज्ञानिक चर कहते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, जो मानसिक उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसको समझने में काफ़ी जो है मदद मिलता है। इसके जो है विभिन्न कदम की हम बात करें तो इसमें जो है समस्या की पहचान और जो है परिकल्पना का निर्माण करना। तो इसकी जो है पहला इसका कदम है। तो पहले जो है सबसे पहले जो है शोधकर्ता एक विशिष्ट समस्या पे जो है प्रश्न की पहचान करते हैं, और जिसका वे जो है अध्ययन करना चाहते हैं, और फिर जो है एक परिकल्पना बनाते हैं, और जो संभावित उत्तर पे जो है व्याख्या का जो है सुझाव देती है। फिर जो है साहित्य समीक्षा करना, यानी शोधकर्ता जो है संबंधित जो साहित्य की समीक्षा करते हैं, ताकि पहले से किए गए जो है अध्ययनों पे जो है ज्ञात से अवगत हो सके, और उनकी अपनी जो परिकल्पना को जो है और बेहतर बनाने में जो है मदद करता है ये। और चरों की पहचान करना, तो शोधकर्ता जो है स्वतंत्र चर और जो है आश्रित चर दोनों की पहचान करता है, ताकि जो है सभी चरों को जो है नियंत्रित कर सके, और जो है सभी इसके जो परिणाम है वो भी जो है इससे प्रभावित कर सके। फिर आपका है प्रयोग का डिजाइन। तो शोधकर्ता जो है प्रयोग का डिजाइन करते हैं प्रयोगों को, जिससे वे जो है तय करते हैं कि कैसे वे चरों में जो है हेर फेर करेंगे, और डेटा कैसे जो है एकत्र करेंगे, और इसका प्रयोग कैसे जो है करेंगे। फिर डेटा का संग्रह करना, शोधकर्ता जो है प्रयोग करते हैं और डेटा एकत्र करते हैं, जो चरों के बीच जो है जो संबंध को समझने के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। डेटा का विश्लेषण करना, तो डेटा यानी शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण करते ताकि जो है पता लगाया जा सके कि उनकी क्या परिकल्पना सही है और क्या जो है गलत है।
फिर निष्कर्ष और रिपोर्ट, फिर लास्ट में आपका जो है शोधकर्ता निष्कर्ष निकालते हैं कि अपनी खोजों को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और अन्य शोधकर्ताओं के लिए जो उपयोगी हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने के लिए जो एक टेस्ट किया जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसी को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया था, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है तैयार कर जरूर कर लेना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर। चलेगा, बुद्धि परीक्षण के यहाँ से अंकों के बारे में भी आप इसको लिख सकते हो। फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैंने और भी इसमें ऐड किया, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जिसको सेंट्रल आपका जो है टेंडेंसी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल ही पूछा गया था। तो ये क्या होता है, जिसको हम केंद्र जो है वती माप भी हम कहते हैं। तो ये इससे अभिप्राय है उस माप से है जो प्राप्त अंकों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात मान को जो है प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, इसी को हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है माप कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। यहाँ से जो है जेपी गिलफोर्ड ने भी इसकी परिभाषा दिया है कि औसत वह अंक जो परीक्षणों या फिर जो व्यक्तियों के मध्यमान का जो है घोतक है, मतलब जो है जो अधिक बार आया हो, जो अधिक बार आया हो, इसी को हम कहते हैं केंद्रवर्ती माप कहते हैं। वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो, इसी को हम केंद्रीय परावर्त की जो है माप कहते हैं। और भी इसकी परिभाषा से वर्मा ने लिखा है कि केंद्रीय परावर्त का अर्थ उस माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का जो प्रतिनिधित्व करता है, और चल राशियों से इस जो है प्रतिनिधित्वकारी माप और मूल्य भी जो है मात्रा को केंद्रीय परावर्त का माप भी जो है कहा जाएगा। और जिन सांख्यिकी विधियों द्वारा इस केंद्रीय मूल्य की गणना की जाए उसे केंद्रीय परावर्त की जो है माप कहा जाएगा। मतलब जो है जिन सांख्यिकी विधियों के द्वारा जो है जो केंद्रीय मूल्य की जो गणना की जाती है, इसी को हम केंद्रीय परावर्त की जो है माप कहते हैं। इतनी परिभाषा यहाँ तक आपको इसकी लिखना है। फिर सील गुण जो है, इससे आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। सील गुण से क्या समझते हैं, नहीं व्यक्ति के व्यवहारों को या फिर जो है व्यक्ति के व्यवहार की एक ऐसी विशेषता जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रकट होती है, और किसी मान लो कोई जो व्यक्ति है ईमानदार है, उत्साही है या फिर जो है संवेदनशील है, तो कह सकते हो उनके जो गुण हैं हर एक परिस्थितियों में सेम रहे, यानी जो परिस्थितियाँ उनकी प्रकट होती हैं कि व्यक्ति की कैसा है, व्यक्ति है शील गुण उसमें कैसे हैं, ईमानदार है कि जवाबदेही है, तो इसी को हम कहते हैं शील गुण कहते हैं। और ये शब्द जो है सभी विश्लेषण जिनके जो है द्वारा व्यक्ति के लक्षणों को जो है व्यक्त किया जा सकता है, इन्हीं के लक्षणों को जो हम शील गुण जो है कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको इसकी लिख देना है बस। फिर अगला क्वेश्चन आपका टी अनुपात किसे कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। टी अनुपात का तात्पर्य दो सांख्यिकी के बीच अंतर और उस अंतर की जो मानक जो त्रुटि के अनुपात को जो है हम टी अनुपात कहते हैं। यानी जो है दो सांख्यिकी के बीच जो अंतर होता है और उस अंतर की जो मानक जो त्रुटि होती है, जो उसमें एरर होती है, इसी की अनुपात को हम जो है टी अनुपात कहते हैं। और टी अनुपात वास्तव में टी परीक्षण की एक विशिष्ट स्थिति है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से दो मध्यमानों के बीच अंतर की जो है सार्थकता की जो है जांच की जाती है। इतना आपको जो है लिख देना है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। इतने ही क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, यानी इस पेपर में, और संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम के क्वेश्चन है। ये मत समझ लीजिएगा केवल एक क्वेश्चन पेपर है, आपके संपूर्ण मैंने जो है आपके सिलेबस को भी मैंने एनालाइज किया है, उसी के आधार पे जो है हमारी क्लास थी। यह महासंग्राम क्लास है। इतने क्वेश्चन रट लो, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। मैंने इसी प्रकार मैंने सभी क्लासें करा दी हैं। अब जाकर प्ले लिस्ट में सारी क्लासें आप ले सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सारी क्लासें अन्य सब्जेक्ट भी आप जो है कवर कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।